सऊदी अरब से कुछ खबरें हैं आपके पास? दे आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्यों नहीं? इन्वायरमेंट बनेगा तो करेंगे ना। कोई आपके मुल्क में तभी इन्वेस्ट करेगा जब आप खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहे होगे। हमेशा पहले डोमेस्टिक कैपिटल वो मोबिलाइज होता है, उसके बाद फॉरेन कैपिटल आता है। कि हमारा लोकल इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप कोई उसके साथ कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाओगे, बिल्कुल बाय द बुक्स में काम करने अगर जाऊं तो मेरा जो नफा है 40 से 45% हुकूमत ले जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है ना, मैं ले लेता हूँ जनाब कहीं पे जाकर कोई प्लॉट, 4 बाद 2 साल बाद मैं उसको 1.25 करोड़ का बेच देता हूँ, 25% का मुझे फायदा हो गया, 19-20 मुझे थोड़ा सा कहीं पे टैक्स देना होगा, ट्रांजैक्शन का खत्म। इन हालात में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान को जो है कम से कम 5.5-6% पे ग्रो करना चाहिए अगले 20 साल तक, तब जाके कोई चीज़ बारे में आएगी। 2-2.5% से कुछ नहीं बनेगा। मुमकिन लग रहा है आपको? इन हालात में मुमकिन नहीं लग रहा। मैं कहता है आपने टैक्स बढ़ाना है। टैक्स कैसे बढ़ाना है? आपने टैक्स आप ट्रेडर पे भी लगा सकते हो, टैक्स और रियल एस्टेट भी लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ सैलरी पर ही लगाते हो तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है, ये IMF का प्रॉब्लम नहीं है। जिससे ट्रेडर की बात करते हैं, हम नहीं देंगे टैक्स, हम देंगे तो हमारा क्या होगा भाईजान? अगर सैलरीड क्लास ही देती रहेगी ना तो उसकी कंजम्पशन भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त ना टैक्स दे के लॉन्ग टर्म में अपना ही नुकसान कर रहे हो। पोस्ट कोविड एक जमाना था, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। हुकूमत ने बोला कि जी बादशाह लोगों ने 70 रुपए पर लीटर सब्सिडी दी थी, तकरीबन के 500-600 अरब रुपए सब्सिडी उस वक्त पेट्रोल पे दी। हुकूमत ने खुद सब्सिडाइज किया कि यार जाओ अय्याशी करो, तो समवन हैज टू पे फॉर द अय्याशी। कराची ग्रीन लाइन जैसे मैसिव को पूरे मुल्क में 20 प्रोजेक्ट लगा सकते थे जो कि अगले पता नहीं कितने सालों तक चलते रहते, लोगों को नौकरियां देते रहते। वो बेहतर यूज है डेट का, उससे इकोनॉमी ग्रोथ थी, या ये बेहतर यूज है कि जी आपने 70 रुपए सब्सिडी दे दी, वो हमने धुएं में फूंक दिया। ऐसे क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये गुर्बत बढ़ती है? बहुत महंगाई। पिछले 5 साल में कीमतें डबल हुई हैं हर चीज की। इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ टैक्सेशन। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। यंग इकनॉमिस्ट अमार हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत करीब से देखते हैं। पावर सेक्टर हो, IMF हो, पाकिस्तान के डेट हो, इन सब मामलात पर इनकी खासी ग्रिप है और मज़े मज़े के ट्वीट्स भी करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अमार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फैसल भाई, फर्स्ट क्लास। अमार भाई, IMF से हमारे क्या मामला चल रहे हैं? क्या हम गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं? सैलरीड क्लास जिस पे पहले ही टैक्स है तो उस पर मज़ीद बर्डन डालेंगे, क्या होगा? देखिए फैसल भाई, बिजली की कीमत ही बढ़नी है, गैस की बढ़नी है। क्यों बढ़नी है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मगर IMF की जो तजवीज़ होती है वो बेसिकली ये होती है कि अगर किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा है, ठीक है, आप उसे कम की बेच रहे हो, तो कम से कम उस चीज़ को एडजस्ट तो करो कि आपको अपने बजट से कोई सब्सिडी एडिशनल नहीं देनी पड़े। तो ये तजवीज़ है। इसी तरह सैलरीड पे ऐसा वो जो है टैक्स का वो नहीं होता। बात सारी होती है कि IMF कहता है आपने टैक्स बढ़ाना है। टैक्स कैसे बढ़ाना है? आपने टैक्स आप ट्रेडर पे भी लगा सकते हो, टैक्स और रियल एस्टेट भी लगा सकते हो, टैक्स 10 और चीज़ें इस पर लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ सैलरी पर ही लगाते हो तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है, ये IMF का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते जी IMF ने बोला आपने ये काम करना, उन्होंने बोला जी आप टोटल टैक्स इंक्रीज करो ताकि आपको जो खसारा है वो खसारा कम हो। तो आप ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो गन पॉइंट पे नहीं कहता कि यार ये टैक्स बढ़ा दो, ये चीज़ महंगी कर दो। वो सिर्फ कहता है कि यार मुझे बस मेरी कमाई यानी कि टैक्स बढ़ता हुआ नजर आए। ये कहते हैं कि जी आपका जो खसारा है बजट का वो कम हो जाए। खसारा क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी आमदन कम होती है और अखराजात ज़्यादा होते हैं, या तो अखराजात आप कम कर लें या आप अपनी आमदन बढ़ा लें। तो अमार भाई, आमदन तो जो है वो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाकर, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाकर, रिटेलर पर टैक्स लगाकर, यहाँ से भी तो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। तो ये कौन, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की बढ़ा दो, क्यों भाई? ये क्या सबसे आसान है क्या? तो उसमें यही है ना, तो उसमें वो नहीं बढ़ाते फिर, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि जी रियल एस्टेट पे टैक्स लगा दो, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ हम यहाँ बैठे हैं कि जितने भी पीछे घर नज़र आ रहे हैं एक एनुअल टैक्स दें, फिर आते हैं कितना शोर मचेगा, ठीक है। ये जितनी भी रिटेल है, होलसेल की जो मार्केट है, इस पर आप बोल दें कि छोटा सा टैक्स लगा दें, महीने का 2000 रुपये टैक्स लगा दें। बड़ी बड़ी दुकान में, हर दुकान पे आप बोल 2000 रुपये इसका टैक्स लगा दो, उस पर एक बड़ा शोर मचेगा कि जी ये क्यों दें, कैसे दें, जबकि जो सैलरीड है वो बिल्कुल टैक्स दे रहा है। छोटा सी आपको मैं एक मिसाल दूँ, आज मैं उसी पे काम कर रहा था, तकरीबन कोई 4 मिलियन जो है हमारे यहाँ पे कमर्शियल कनेक्शन है मुल्क में। कमर्शियल कनेक्शन वो छोटे मोटे जो बिज़नेस होते हैं वो कहते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, वो कमर्शियल यूनिट है। 4 मिलियन है। अगर उनसे आप 2-2 हज़ार रुपये महीने का टैक्स लेना शुरू कर दें तो आपका कोई 100 अरब रुपये प्लस जो है वो रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो साल का। 2000 रुपये को बहुत बड़ी रकम नहीं है मंथली किसी के लिए निकालने के लिए, मगर कहीं से स्टार्ट तो करें। वो बंदा जिसकी 50,000 रुपये भी तनख्वाह है वो भी अगर टैक्स देता है, और वो दुकानदार जिसकी तकरीबन वो भी अगर 60-70 हज़ार महीने के कमा लेता है वो टैक्स नहीं देता, तो ये तो एक नाइंसाफ़ी है ना दूसरों के साथ। थोड़ा सा तो कहीं से टैक्स लेना शुरू करें, चाहे आप 100 रुपये क्यों ना लें, मगर एक नेट पे तो लेकर आए ना। आप कहते हैं कि जी हमें सिरे से देना ही नहीं है, ये तो गलत बात है। अच्छा अमार भाई, ये भी तो है ना कि जब ये रिटेलर्स जो हैं इसी मुल्क से कमाया, यहीं से अपना बिजनेस बनाया,
तो अब जब देखते हैं कि यार मुल्क मुश्किल में है, तो ये खुद क्यों नहीं आते टैक्स नेट में? अभी भी FBR ने स्कीम अनाउंस की थी, सिर्फ चंद लोग आए, तो ये क्यों भागते क्यों है? वजह क्या है? क्या इनका भी मतलब एक लॉजिकल रीज़न है कि बदले में हुकूमत हमें क्या देती है? देखिए, उसमें सिंपल सी बात ये होती है, कोई खुशी से टैक्स नहीं देता है, ज़बरदस्ती कट जाता है तो कट जाता है। आपसे बोलें कि जी आप अपने दिल से जेब से निकाल के किसी को पैसे तो आप नहीं दोगे। मगर सवाल ये है ना कि हमारा ऐसा रवैया क्यों है? नहीं, रवैया हर जगह है ना फैसल भाई, दुनिया भर का यही हिसाब है। सर वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो फैसिलिटेट भी तो करती है ना, आपको सहूलतें भी तो देती आपने कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, फ्रांस में ये होता था या इंग्लैंड में ये होता था कि जो प्रॉपर्टी होती थी एक ज़माने में, आज से 300-400 साल पहले टैक्स लगता था कि आपकी जो है कितनी खिड़कियाँ हैं आपके घर में, ठीक है, जितनी ज़्यादा खिड़कियाँ होंगी उसका मतलब उतनी ज़्यादा आपके कमरे हैं। तो लोगों ने क्या किया, वो खिड़कियाँ बंद करना शुरू कर दी। पहले अगर 4 होती सिर्फ 2 रह गई ताकि टैक्स कम लगे। तो कोशिश तो लोग हमेशा यही करेंगे कि जो टैक्स को अवॉइड करें। जितने भी आप बहुत सारे जो हैं सिविल अनरेस्ट हुए हैं दुनिया भर में, बेतहाशा हिस्ट्री में अगर आप देखें टैक्स के बेसिस बहुत सारे हैं, मगर काम सारा इन्फोर्समेंट का है। अगर आप हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि स्टेट का जो वन कोर एक काम है वो टैक्स कलेक्शन है। अगर टैक्स कलेक्शन ही स्टेट नहीं करे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। माजी में बहुत कोशिशें की गई कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आपके ख्याल में आप अपनी कोई 2-3 तजावीज़ दें कि जिससे आसानी से ये लोग ये राज़ी हो जाएं कि मतलब टैक्स अदा करें? देखें, राज़ी होने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, टैक्स तो देना है। बहुत सीधी सी मिसाल है। दुकानें बंद कर देते हैं ना, कर दे बंद, कब तक बंद करेंगे? पावर तो है ना, स्टेट पावर तो है इनके पास। सर कोई नहीं, बंद कर दे ना दुकान, कब तक बंद रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, कब तक बंद रखेंगे भाई? सेल तो करनी है ना। कब बंद कर दें? 1 महीने के लिए बंद कर दें दुकान, ठीक है, नुकसान अपना ही हो रहा है ना। मुझे आपको कुछ चाहिए तो हम कहाँ से परचेज करेंगे? फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग खोलेंगे। डिमांड सप्लाई वाली बात है ना बॉस। उसके बाद जो सामान रखा हुआ है ना उसको भी तो नुकसान हो रहा है। जो बेचने वाला है वो भी बोलेगा ना कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ काम। डेली का अगर मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है और सरकार से यही कह रही है कि तुम मुझे महीने का 2,000 रुपये दे दो, मैं बोलूँगा कि यार ठीक है दुकान खोल ले तो मैं महीने का दे दूँ 2,000 रुपये। यही कैलकुलेशन आप करोगे ना। आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं कि मैं ताहयात बंद रखूंगा। आपको बंद कर रखने में भी तो नुकसान होता है ना। क्यों बंद रखोगे आप? नहीं करोगे बंद। बहुत सारे जो हैं उसमें देखें बात सारी ये होती है कि मैंने बताया ना आपको 40 लाख कनेक्शन है कमर्शियल के, यानी कि मिनिमम भी जो है ना छोटे जो हैं बिजनेसेस वो कोई 40 लाख बिजनेस हैं, सही है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि शेयर्ड कनेक्शन पे भी चल रहे होते हैं। आप किसी भी कराची में मोबाइल मॉल पे चले जाएं, एक मोबाइल मॉल में कम से कम कोई 100-150 दुकानें होती हैं, नहीं होती, बहुत सारी शेयर्ड कनेक्शन पे चल रही होती हैं। किसी को पता है कितनी खपत होती है वहाँ पे, कितनी इनकम है, कितनी नहीं है? ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मगर अगर महीने कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो वो बना ही रहा होगा ना। एक थोड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। उस 50 हज़ार रुपये से अगर वो 1,000 रुपये टैक्स दे देता है या 500 रुपये देता है, उसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है, सही। मगर वो नहीं करते। ठीक है, आपको कहता है कि जी हम नहीं देना चाहता, आप सही है, आप टैक्स नहीं दो। आप ऐसा करो कि हर जगह पेमेंट अब इलेक्ट्रॉनिकली लेना शुरू कर दो, ठीक है। आप कहीं भी मोबाइल लेने भी चले जाओ, आप बोलोगे यार मैं कैश पे पेमेंट नहीं करूँगा, मैं बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करूँगा, कोई नहीं लेगा। वो किसी 4 दुकान छोड़ के जो है उसका बैंक अकाउंट नंबर ला के देगा आपको, वो बोलेगा कि यार आप इस पर ट्रांसफ़र कर दो। ऐसा ही होता है ना। इस चीज़ को ख़त्म करें आप। मतलब जब आपके फैसिलिटी मौजूद है, आज से 10 साल पहले आप ये काम नहीं कर सकते थे, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप ट्रांसफर फ़ौरन कर सकते हो, एक मनी ट्रेल आ सकती है। तो आप मनी ट्रेल में क्यों नहीं आना चाहते? बात सारी ये है, आप नहीं दो टैक्स, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार आप नहीं देना टैक्स, आप नहीं दो, आप मनी ट्रेल में आ जाओ पूरा। आप मशीन लगा लो, जो आपसे बोले बैंक अकाउंट पे करना है वो आप उस पर ट्रांसफ़र कर लो। 5,000 रुपये से ऊपर की जो भी सेल है वो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू होगी। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना, आपसे 1 रुपया भी कोई नहीं ले रहा। नहीं दो आप टैक्स, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना कि यार आप एक बैंक अकाउंट के थ्रू 5,000 रुपये से ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप, या 10,000 से ऊपर की या 50,000 से ऊपर की, आप वो इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए। कैश पेमेंट आप इतने के ऊपर की नहीं कर सकते, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये कर लो। आप तो 5,000 10,000 कह रहे हैं, लास्ट टाइम 50,000 की बात हो रही थी, उस पर भी नहीं माने। वो तो शनाख्ती कार्ड मांग रहे थे ना उस पर। आप ये कहो कि जी आप इससे ऊपर कर ही नहीं सकते, वो इलीगल कर दो। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एक सर्टेन लेवल से ऊपर कैश के ट्रांजैक्शन करना भी मना है कि जी आप इससे ऊपर ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते कैश पे। आप उसको इलीगल कर दो, आप स्नैप चेकिंग करो, जो करे आप उसको अंदर जेल में डालो, क्यों नहीं डाल सकते? इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म यही होता है ना। एक अभी थोड़े दिनों पहले कहीं बात हो रही थी, आप जितने भी शादी हॉल, हम जहाँ बरार में बैठे हैं, बड़ा शादी हॉल बरार में, आप इनको बोलें जाके कि जी ये आप लोन लेने जाएंगे 5 लाख 7 लाख रुपए इसका रेंट होगा, पेमेंट आपसे ये कैश में लेंगे।
आप इनसे बोले बैंक ट्रांसफर करूँगा, कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ये किसी को नजर नहीं आ रहा कितने शादी और बने हुए हैं, ये सब जो है कैश पे काम कर रहे हैं, केटरिंग का काम सारा कैश पे हो रहा है। जितना भी पूरी जो शादी की इंडस्ट्री है, मेरे हिसाब से मेरे एस्टिमेट लगा तकरीबन 125 प्लस की इंडस्ट्री है ये साल की, पूरी मेनली ये कैश पे चल रही है। क्यों कैश पे चल रही है? ठीक है, जितने भी जो जोड़े होते हैं शादी के, महंगे महंगे जोड़े होते हैं, ये सारे जो है कैश पे चल रहे हैं। आप किसी भी डिजाइनर के पास चले जाओ, उससे बोलो कार्ड पे करनी, कोई नहीं देगा। वो बोलेंगे यार इसको कैश पे कर दो, आधा कैश पे कर दो, आधा इस पे कर दो। तो ये तो लोग खुद ही कर रहे हैं ना। अब अगर कोई इस तरह की चोरी कर रहा है तो उसके पास कोई राइट नहीं है हुकूमत को बोले कि जी ये हालात ऐसे हैं, क्योंकि भाईजान आप खुद चोरी कर रहे हो। मैं एक राजी हूँ एज अ कस्टमर आपको कैश दे, आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, आपको पेमेंट करने के लिए। आप फॉर्मल तरीके से पेमेंट ले लो। साल के एंड में सबको पता होगा किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसके अकाउंट से कितने पैसे हैं। बहुत आसान है आपकी इनकम एस्टिमेट करना, उसके हिसाब से जो बने आप टैक्स दे दो। उस पर भी राज़ी नहीं है। अमर भाई, अभी आपने 3-4 चीज़ें तो आपने हाईलाइट कर दी, 2-3 मैंने कर दी कि यार ये जगह हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन हो सकती है। मगर देखें, अभी भी जो बजट से पहले ख़बरें आ रही हैं वो बिजली, गैस और सैलरी क्लास की ख़बरें आ रही हैं। तो इन लोगों को क्या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो डिस्कस ही नहीं करते? आप और मैं बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये अच्छा होता कि ये ख़बरें आ रही होती कि भाई शादी वालों पे टैक्स लगने जा रहा है या रिटेलर्स पे लग रहा है? ऐसी तो खबरें नहीं आ रही। खबरें तो ये आ रही हैं बिजली गैस। देखें, जो शादी वाले हैं ना, ये एक जो है ना एक ग्रुप बन जाता है, ट्रेडर एक ग्रुप बन जाएगा। बहुत है ना एक जो है ना स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जिसको आप कहते हो बन जाएंगे। सैलरी क्लास को स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप नहीं, बेचारे फंसे हुए हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है वो क्या करता है, मुल्क छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, वो कोशिश ये करेगा मैं ऐसा काम कर लूँ जिससे मैं सारा काम कैश पे करूँ और टैक्स नहीं देना पड़े मुझे। यही करेंगे ना, तो वो लोग ये कर रहे हैं। एक मैं एग्जांपल दूं, हमेशा मैं ये देता हूं, अगर आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें, 2002 से बात कर रहा हूं मैं, 22 साल का रिकॉर्ड देखें, तो पाकिस्तान में जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, बैंक अकाउंट जो है, डिपॉजिट अकाउंट जो कंपनीज जो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट्स, कंपनीज का बैंक डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। वो क्यों कम हो रहे हैं? वो कम इसलिए हो रहे हैं, और हुकूमत के बैंक डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो कंपनी है, लोग एक तो कंपनी बना नहीं रहे। ठीक है, लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कैश पे काम करें। तो आपने जब एक कल्चर ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आपने काम सिर्फ कैश पर ही करना है, तो कोई क्यों फॉर्मली काम करके टैक्स देगा? हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 10% है, 9 और 10% के दरमियान बहुत ही लंबे अरसे से चल रहा है। अगर ग्रो करना है हमें, तो हमें 10 से इसको 15 से 18% तक लाना पड़ेगा। और मैं बताऊँ फैसल भाई, एक और इसका प्रॉब्लम क्या है, आपने सुना होगा जी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं हो पाती, इन्वेस्टमेंट तो जीडीपी बहुत कम। वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सारा कैश पे है। कैश से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कैश से आप क्या इन्वेस्ट करोगे? ज़मीन ले लोगे, ज़मीन पे घर बना लोगे। कोई आप एक्सपोर्ट वाला काम कर सकते हो कैश से? नहीं कर सकते। कोई आप इंडस्ट्री ऐसी लगा सकते हो जिससे नौकरियां जनरेट हो या कोई बड़ा स्केलेबल काम हो? नहीं कर सकते। आप छोटा मोटा इधर काम करते रहोगे। तो ये हमने बेसिकली एक ट्रेडिंग इकॉनमी बना दी है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, और हमने एक जो है वो कैश इकॉनमी, ट्रेडिंग इकॉनमी बना दी है कि जी एक ग्लास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये खरीद के मैं आपको बेच दूंगा, आप इनको बेच दोगे, वो मुझे बेच देगा, 50-50 पैसे सब ऐसे बनाते रहेंगे। ये मेरी ग्राउंड उस वक्त तक चलता रहेगा। प्लॉटों के साथ यही होता रहा। ठीक है, गटर लाइन नीचे से जा रही होगी, वो $1 मिलियन का प्लॉट होता था आज से 5-7 साल पहले। अब वही चीज़ जो आधे उसकी है। ठीक है, मगर लोग फिर भी कहते हैं कि जी रियल एस्टेट में फलाना है, दिमाग है, ले लो, मतलब रखना रख लो, अपना नुकसान कराना खुद करो नुकसान। तो लोगों को समझ नहीं आती है। जिससे ट्रेडर की बात करते हैं कि जी हम नहीं देंगे टैक्स, हम देंगे तो हमारा क्या होगा? भाईजान, अगर सैलरीड क्लास ही देती रहेगी ना, तो उसकी कंजम्पशन भी खत्म हो जाएगी, वो आपसे खरीद नहीं पाएगी। जब आपसे खरीद नहीं पाएगी तो आप ही का नुकसान होगा। आप इस वक्त ना टैक्स दे के हुकूमत का खसारा कंटिन्यू करते करते लॉन्ग टर्म में अपना ही नुकसान कर रहे हो। हमारा जो है ना, वो जो है ना एक बड़ी मायोपिक सोच होती है, बड़ी छोटी सोच है कि कल का देखना है। कोई नहीं सोचा है 10 साल बाद क्या होगा, इंडस्ट्री लेवल पे क्या होगा, मुल्क के लेवल पे क्या होगा, मैक्रो लेवल पे क्या होगा, जी कल तक चल जाए बस बहुत है। ये वाली सोच है। हमारे भाई, ये हमारा IMF का 23वां या 24वां प्रोग्राम है। तो आपको लगता है कि कोई भी मुल्क, कोई एग्जाम्पल है दुनिया में कि जो IMF के ट्रैक पर चलते हुए उसकी मईशत ने तरक्की की हो और वो संभल गया हो? देखें, IMF के ट्रैक से आपने क्यों हटना पड़ेगा? खुद ही करना पड़ेगा ना। IMF आपको नहीं बोलेगा कि जी खुदा के वास्ते हट जाओ, आपको खुद ही हटना पड़ेगा। आप बेहतर करोगे, अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करोगे, अखराजात अपने आप बेहतर करोगे, थोड़ी फिस्कल स्टेबिलिटी लेकर आओगे, आप खुद ही निकल जाओगे। अगर हरकतें ऐसी करते रहोगे कि IMF पे ट्रैक पे चलते रहो, फिर तो वैसे भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन IMF ये नहीं कि कुछ ज़बरदस्ती आपसे कह रहा है कि नहीं तुमने ये काम करना है। वो आपसे कह रहा है कि भाई अपना खसारा कम कर दो। ठीक है, जो आपका लोकल खसारा है वो कम कर दो, जो फॉरेन खसारा है डॉलर का वो कम कर दो। आप अपने मुल्क की एडजस्टमेंट इस तरह करो कि वो खसारा कम हो जाए, आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कोई थोड़ी कहता है कि नहीं आपने मेरे पास ही बैठना है।
आप पॉलिसी इस तरह की बनाओ ना, तो आप IMF की उसमें रहते ही इसीलिए हो क्योंकि आप अपनी पॉलिसी इस तरह नहीं बना पाते जिसके थ्रू कुछ किसी भी किस्म को रिफॉर्म हो। IMF ने मना थोड़ी करा आपको कि जी आप जो है PIA को पिछले को 20 साल 25 साल से नुकसान में चलाते रहो, किसी ने बोला ना। ये IMF ने बोला कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनमें बेतहाशा लॉसेस चल रहे हैं, उनको रखो अपने पास, आप उसको करो, आप रिफॉर्म लेकर आओ। रिफॉर्म से तो किसी ने मना नहीं करा, मगर आपने खुद कुछ करना पड़ेगा। सही। वैसे कोई ऐसी एग्जांपल है कि IMF की बैसाखियों पर कोई मईशत उसमें ये है ना, बेसिकली IMF की बैसाखियों पर आप उसी वक्त होते हो जब आप कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। जब जैसे ही आपने कुछ करना शुरू कर दिया IMF की बैसाखियों की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट ईयर हमने देखा था जब इसाक डार जो है डील कर रहे थे IMF से, तो कुछ मामला अच्छे नहीं थे, जिसका इम्पैक्ट हमारे दोस्त मुल्कों पर भी आया। जब डीलिंग अच्छी नहीं हो रही थी तो दोस्त मुल्कों ने भी कहा कि पहले वहाँ से गो अहेड आ जाए, फिर हम भी आपकी मदद करेंगे। मगर इस बार तो सिचुएशन कुछ अगेंस्ट है। IMF से तो पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं, मगर हमारे दोस्त हमारा हाथ नहीं पकड़ा रहे। इसकी क्या वजह है? लेकिन फैसल भाई, मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता हूँ कि दोस्त मुल्क, पराया मुल्क, फलाना मुल्क, धमाका मुल्क, नॉट, मतलब बात सारी ये है कि मैं वही खसारे वाली पॉइंट पे आ जाऊँगा कि यार अपने नंबर आपने खुद सही करने हैं। कोई आपको हाथ क्यों पकड़ाएगा जब आपने अपने नंबर खुद सही करने? हमारे भी माजी में तो ये लोग देते रहे ना, सऊदी अरब से हमें मिलती रही है, वो मिलती रही है, वो भी फिर यही बोलेंगे ना कि जी आप अपना हाउस तो इन ऑर्डर पहले लेकर आओ। अब कह दिया उन्होंने हमें। आप दोस्त है ना, अब एक दफ़ा दोस्त के पास जाओगे, फिर दूसरी दफ़ा जाओगे, हर 2 साल बाद, हर थोड़े दिनों आप दोस्त के पास जाओगे, तो बोला यार थोड़ा अपना तंग अपना, अब नहीं तंग भी नहीं आएगा, बोलेगा अपनी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो, फिर हम तुम्हारे दोस्त ही हैं। मगर दोस्त भी कभी कभार ये बोलेंगे ना अपने थोड़ा ख्याल रखो, फिर उसके बाद हम जरूर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मगर आप ये तो नहीं करते रहोगे ना, कोई अगर गलत काम कर रहा है आप उसको बार बार सपोर्ट करो, नहीं तुम ये गलत काम करते हो ताकि वो और धंसता जाए उसके नीचे। बात सारी है। सऊदी अरब से कुछ खबरें हैं आपके पास? देखिए वो है मामले में क्या हुआ है? सऊदी अरब इज वेरी क्लियर, इज बीन अ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और वो दे आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्यों नहीं? अभी मोहम्मद बिन वो है ना, सलमान आपने कोई इन्वायरमेंट बनेगा तो करेंगे ना, हो सकता है अभी हो जाए थोड़े दिनों में, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ होती है ना, वो एक टाइम लेती है मैच्योर होने में। ऐसा नहीं कह सकते कि जी मैं कल जाके बोलूँगा हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैं इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। प्रोजेक्ट होते हैं, आप उसको वैल्यूएट करते हो, उसकी फीजिबिलिटी होती है, 10 चीज़ें होती है, एक बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि कोई आपके मुल्क में तभी इन्वेस्ट करेगा जब आप खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहे होगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि जी हमारी कैश इकॉनमी इतनी बड़ी है कि हम किसी काम की चीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो वो जो बाहर बैठे वो भी ये देख रहे हैं कि ये लोग अपने मुल्क में खुद अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर कोई यहाँ पे क्यों आएगा। हमेशा पहले डोमेस्टिक कैपिटल जो होता है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होता है वो मोबिलाइज होता है, उसके बाद फॉरेन कैपिटल आता है। हमारा भी बड़ी अच्छी बात की आपने। जाहिर सी बात है जब लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। मगर मुझे ये बताएं कि हमारा लोकल इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? पैसा तो बहुत है हमारे लोकल इन्वेस्टर के पास, वो क्यों नहीं कर रहा? मैं हमेशा फैसल भाई इस पे बात कहता हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए एक अमाउंट है, आप उसके साथ क्या करोगे? आप कोई उसके साथ कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाओगे। लेट्स से आप कहते हैं कि यार मैं टेनिस बॉल्स बनाता हूँ, टेनिस बॉल बना के मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। आपने एक छोटा सा यूनिट लगा लिया, मैं यार हाई क्वालिटी टेनिस बॉल बनाऊंगा, आपके बाहर बैठा हुआ एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। आपने वो यूनिट लगाया, सब कुछ करा, सही है, आपने डिमांड रिस्क खुद लिया इसमें कि यार बॉल हो सकता है नहीं बिक, हो सकता है वो, आपने नौकरियां जनरेट करी, 40-50 बंदा उस फैक्ट्री में काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ 8-10 जगहों की रजिस्ट्रेशन करानी होगी, मुख्तलिफ किस्म की फ़ीस देनी होगी, ठीक है। बिल्डिंग बनाने से लेके किराया हर तरह की ना। जैसे ही मुनाफा आपके पास आएगा आपका एक कॉर्पोरेट टैक्स कट जाएगा 29% पे, ठीक है। डिविडेंड आपने आपको दोगे 10-15% का टैक्स खुद आपके ऊपर कट जाएगा। तो अगर आप फॉर्मल काम करने जा रहे हो, मैंने बिल्कुल बाय द बुक्स में काम करने अगर जाऊँ तो मेरा जो नफ़ा है उसका तकरीबन 40 से 45% हुकूमत ले जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पे 1 करोड़ रुपये है ना, मैं ले लेता हूँ जनाब कहीं पे जाकर कोई प्लॉट को लेके मैं रख देता हूँ, साल बाद 2 साल बाद मैं उसको 1.25 करोड़ का बेच देता हूँ, 25% का मुझे फ़ायदा हो गया, 19-20 मुझे थोड़ा सा कहीं पे टैक्स देना होगा, ट्रांजैक्शन का ख़त्म। इन हालात में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? आपने जब मैन्युफैक्चरिंग को, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, आपने किसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, पहले फैक्ट्री में क्या था, हमने कुछ 40-50 नौकरियाँ भी जनरेट करी, इसमें हमने प्लॉट लगाने में कितनी नौकरियाँ जनरेट कर ली? कोई लंबी एक्सरसाइज नहीं हुई। तो बात सारी ये है कि अगर मैं वो टेनिस बॉल की फैक्ट्री लगाऊंगा अभी, ठीक है, तो वो उसको देख के कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ भी सकता है, कोई बड़ा स्पोर्ट्स का माना कि हाँ यार ये लोग अच्छे बनाते हैं, इनकी जो फैक्ट्री है उसको डबल कर देते हैं, वो देख कर आएगा। यहाँ पे तो अभी भी लोग ये कहते हैं कि प्लॉटों की जो है वो सेल लगा देते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर जो है प्लॉट लेने, भाई यहाँ पे कोई क्यों प्लॉट लेने आएगा? पागल है, मतलब क्या दिमाग ख़राब है उसका? यहाँ पे जाके वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा? यार दुनिया ख़त्म हो गई है,
जो यहाँ पे अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। तो जब तक हम इसी रियल एस्टेट वाले माइंडसेट से निकल के इंडस्ट्रियल या प्रोडक्टिव माइंडसेट पे नहीं आएंगे ना, उस वक्त तक यही चलता रहेगा। अच्छा अमर भाई, अभी आपने एक सजेशन दी कि मतलब कमर्शियल जो मीटर्स हैं उनके ऊपर 2000 के हिसाब से टैक्स लगा दें। इसी तरह की तजवीज़ मिफ्ता इस्माइल भी दे चुके हैं, उनका नंबर है 3000 लगा दें। मगर आप मुझे ये बताएं, क्या ये अखलाकी तौर पर सही है वो टैक्स जो हमें दुकानदार के किसी भी कारोबार को देखकर, उसकी सेल को देखकर लेना चाहिए, ठीक है, कि ये कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट ले रहा है? तो रियासत यहाँ पर नाकाम नज़र नहीं आ रही कि बहुत ये भी एक आसान हल है कि यार सब पे लगा दो? मैं आपसे क्या ये मतलब सही है? 100% एग्री कर रहा हूँ फैसल भाई, बिल्कुल जैसे आपने बोला एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2000-3000 कुछ भी नहीं, बात सारी ये है कि वो नंबर ऐसा हो, ठीक है, कि कम से कम आप कुछ देना तो शुरू करो डायरेक्ट टैक्स की मद में, ठीक है। फिर आप बिल्कुल सही करो, जैसे मैंने पहले बात करी कि जी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू आप करना शुरू कर दो, जितनी आपकी रेवेन्यू आ रहा है, जो आ रहा है उस हिसाब से जो बनता है। अगर आपका नुकसान हो तो आप बिल्कुल टैक्स ही दो, क्यों दोगे यार? अगर आपका नुकसान हुआ है टैक्स, आप नहीं दो टैक्स, टैक्स सिर्फ नफे पे होता है ना, आप नफे पे टैक्स दो, मगर आप रिकॉर्ड तो करो, आप वो शो तो करो। जब तक आप शो नहीं करोगे मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं एस्टिमेट ही कर सकूंगा ना। आप ये बोलते, मैं कहता, लेट्स से हम कहते हैं कि जी सामने मार्केट है, उस पर कहते हैं कि जी यहाँ पे 100 दुकानें, इससे मैं 2-2 हज़ार रुपये सब पे टैक्स लगाया तो महीने के, एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ये 500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैं कहता हूँ लगा लेता हूँ। कोई कहता है कि नहीं जी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, इतना तो होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने सही है, आप बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा करें कि जो भी ट्रांजैक्शन है सारी, जो भी खरीदो फरोख्त हो रही है वो सारी बैंकिंग चैनल के थ्रू कर लो आप, ठीक है। और उसके हिसाब से जो भी आपका फेयर अमाउंट बने लॉ के हिसाब से वो आप दे दो। भाई मैं एज अ सैलरीड पर्सन, मुझे जब अगर तनख्वाह मिलती है मेरे अकाउंट में आती है, मैं यही करता हूँ ना। मैं ये तो नहीं कहता नहीं जी गलत है मैं तो नहीं दूंगा, देता हूँ ना मैं, तो आप भी देना शुरू कर दो। को वो अनोखे थोड़ी हैं, को आसमान से थोड़ी उतरे हैं कि नहीं जी ये लोग नहीं देंगे बाकी सब देंगे। तो ये चीज़ है बिल्कुल, जो स्टार्ट है ना, वो मिफ्ता साहब जो कहते हैं वो स्टार्ट, वो फिक्स वाला पॉइंट है कि यार इससे कम से कम स्टार्ट तो करो, फिर आप सबके असेसमेंट करो। हर बिजनेस के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, मार्जिन डिफरेंट होते हैं, सबको डिफरेंट होता है। अब देखिए ना अमर भाई, FBR ने अभी एक दो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने लास्ट टाइम रिटर्न नहीं जमा कराया तो उनकी सिम्स बंद कर दी, ठीक है। यही जो जिसने जो कभी टैक्स नेट में था ही नहीं, जो आया ही नहीं है, उनकी सिम्स चल रही हैं। तो यही जो है बेचारा 1 साल नहीं कर पाया उसकी सिम तो बंद कर दी। आपने इसी तरह आप डिस्करेज कर लो ना, जो लोग दे रहे हैं आप उनको और डिस्करेज कर रहे हो इस तरह के काम करके। यही तो मैं आपसे तो कह फिर रहा हूँ। ऐसा करोगे तो कौन आएगा? फिर ये वही वाली बात हो जाती है कि आप जो दे रहा है, आप जो कह रहे हो कि यार तुम क्यों दे रहे हो, जो हमने पहले बात करी प्लॉट वाली और बिजनेस वाली, वही है ना, जो फॉर्मल बंदा है, जो फॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है, आपने उससे बोला कि यार तुम क्यों कर रहे हो फॉर्मल काम, तुम फॉर्मल काम करो, मैं तुम्हें पीनलाइज करूंगा ज्यादा टैक्स लेके। पेनल्टी हुई ना। जो फॉर्मल काम नहीं कर रहा आप कर रहे हैं, यार ये तो ठीक है करने दो इसको, मैं तो ऐसा करता हूँ, इसको इंकरेज करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो यार इस तरह तो मतलब आप किसी भी किस्म में कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। बातें कर लें आप 100 में लो, मगर आप सीधा काम नहीं कर सकते। अच्छा अमर भाई, शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर हैं अभी, तो आपको क्या लग रहा है, कोई अच्छी खबर आ रही है? बेस्ट हमारे लिए क्या गेन होगा शहबाज शरीफ साहब वहाँ से क्या करके लेकर आ जाएं कि मतलब हम समझें कि दौरा कामयाब है? नहीं, आई थिंक इसमें ये जो है, जो सीपैक का हमने पूरा माशाल्लाह काम किया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। लोगों को आदत होती है बुराइयां करने की ना, हर चीज़ को स्टार्ट ही बुराई से करते हैं, ये हो गया फलाना हो गया धमाका हो गया। पावर प्लांट काफ़ी लगे हैं, पावर काफ़ी जनरेट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, अब उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले आने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री रीलोकेशन वहाँ से होती है, दैट विल बी अ पॉजिटिव। जो हमारे पावर का कुछ थोड़ा डेट है उसकी एडजस्टमेंट होती है, दैट विल बी अ पॉजिटिव। जो स्लोली एंड स्टेडली ये उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें लोग ये बोलते हैं कि जी ये तो हमने बड़े महंगे प्लांट लगा लिए, कर लिया। मेरा कहना था मतलब तो भाई आप सस्ते लगा लेते, किसी ने मना किया था? नहीं मना किया था ना। लोग कहते हैं कि जी तो बहुत महंगा लगा लिया, तो आप सस्ता लगा लेते। जो ये कह रहे हैं महंगा लगा था, आप उनसे बोलो भाई सस्ता लगा के दिखा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, इस पर टाइम लगता है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस तरह आप नहीं कर सकते। कहते हैं कि जी ये तो फेल हो गया फलाना, कैसे फेल हो गया यार, यहाँ पे मौजूद है। हाँ ठीक है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है, अब आप डिमांड को क्रिएट करो, स्टिमुलेट करो। पॉइंट ये है कि आपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी की तरफ जाना है। जो सीपैक भी है, महंगी बिजली में कैसे डिमांड जनरेट होगी? नहीं होगी ना, तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन का इशू है। वो चीन ने नहीं करा आपके साथ, चीन ने नहीं बोला कि आप बिजली को हमने खुद किया। वो आपकी अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी गवर्नेंस का इशू है, वो चीन का इशू नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चीन ने आपके साथ ये करा, नहीं करा। आप अगर किसी भी, और ये बताऊँ ये टेम्पोरल चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि तरबेला डैम है, आजकल सब जो है तरबेला के आप होते हैं गीत गाते हैं कि जी बहुत सस्ती बिजली जनरेट होती है वहाँ से। तो डैम जो बनते हैं, ये जो पावर प्रोजेक्ट 40-50 साल लंबे पीरियड के लिए बनते हैं। जब ये बना था 1980 में, जो हमने तरबेला के जो लोन लिए थे वापस कर रहे थे, तकरीबन 25% जो हमारा फॉरेक्स आउटफ्लो होता था उस डैम के लिए होता था।
उस वक्त लोग यही बोलते होंगे इतना बड़ा बना लिया, क्यों बना लिया, ये तो सत्यानाश हो गया, फलाना दिमाग, वो रोने धोने के लिए बातें कर रहे होंगे, अब सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो बनते हैं, जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं, ये लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बनते हैं। अगर अमेरिका में हूवर डैम बन रहा होता और उस वक्त ऐसे ही लोग बैठे होते तो यही बोलते कि जी आप क्या ज़रूरत है बनाने की, नहीं बना है इसको, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, बैठे रहे ऐसे। अगेन वही जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, मायोपिक और लॉन्ग टर्म व्यू की। मायोपिक व्यू ये है कि जी आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं करो, ये तो बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, तो बहुत महंगा है। जब वो चीज़ लग जाती है, जब उसका फ़ायदा सब उठाते तब उसकी कोई बात नहीं करता, खामोशी के साइड में निकल जाते हैं। मगर अमर भाई देखें ना, ये जो आप पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं, दाल में देखें कुछ तो काला है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 26,000 मेगावाट की है, और हमारी जो टोटल कैपेसिटी है बिजली बनाने की वो तकरीबन मेरा ख्याल 40,000 मेगावाट है। मैं आपसे फुली मुत्तफिक हूँ, ट्रांसमिशन पे हमने काम नहीं करा। क्यों नहीं? इसका मतलब हमें पावर सेक्टर में कुछ वो करना, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं किकबैक से नहीं है वो। अगेन जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आप ये चीज़ नहीं कह सकते, ठीक है, मगर ट्रांसमिशन पे काम करना चाहिए। क्या हमने ऑफर नहीं किया कि कोई आगे हमारी ट्रांसमिशन पे इन्वेस्ट करे? पता नहीं वहीं पे क्यों किया हुआ। एक ट्रांसमिशन का हमने लगाया, मगर जो मेन जो प्रॉब्लम है हमारा वो साउथ नॉर्थ का प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर काम हो रहा है, वो हो जाएगा। मगर ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये कहना है कि जी एक चीज़ की आदत है सब कुछ ही बेकार है, ये चीज़ गलत है। बजट आ रहा है, तो अगर ये हमें कर्ज वगैरह नहीं मिलते या IMF से डील नहीं बन पाती तो हम बजट कैसे बनाएंगे? जो हमारा खसारे का बजट होता है हम तो वो बैरूनी कर्जों से कवर करते हैं ना जाके। वो देखिए हम लोकल कर्जे से भी कवर करते हैं, ऐसी बात नहीं, बैरूनी से इतना नहीं करते। इफ़ एनीथिंग, मैंने पिछले प्रोग्राम में जब हमारे साथ था मैंने ये बोला था कि जो बैरूनी कर्जे चाहते हैं ज़्यादातर हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। वो इसीलिए नहीं ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा फॉरेन फंडिंग, डॉलर फ्लो नहीं आएंगे। तो इकॉनमी अब थोड़ी जो है ना वो रीओरिएंट हो रही है, रीस्ट्रक्चर हो रही है। रीओरिएंट करने में, रीस्ट्रक्चर करने में चीज़ों में टाइम लगता है। मौजूदा सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है कि हमारी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए? 3-3.5% से ज़्यादा बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और बिजली बहुत महंगी है। आगे जाके पावर सेक्टर के रिफॉर्म, मुझे तो ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है जो आप कह रहे हैं। 3.5-3% तक तो वो हो जाता है। इससे ऊपर जो है ना आपको बेसिकली डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए। 2.5-3% तक आप कर लेंगे। अगर 2.5 भी करते हैं तो फिर तो हमारी आबादी भी 2.5% 2% के हिसाब से बढ़ती है। बहुत कम है ये। पाकिस्तान को जो है कम से कम 5.5-6% पे ग्रो करना चाहिए अगले 20 साल तक, तब जाके कोई चीज़ बारे में आएगी। 2-2.5% से कुछ नहीं बनेगा। कम से कम हमें रीओरिएंट अपनी इकोनॉमी को ऐसे करना है कि 6% प्लस पे हम सस्टेनेबली ग्रो करते रहें। मुमकिन लग रहा है आपको अगले 10-20 साल? इन हालात में मुमकिन नहीं लग रहा, मगर अगर रिफॉर्म्स हो जाते हैं, टैक्स और GDP हम अपना बढ़ा लेते हैं, जो हमारी जो एक्सपोर्ट बेस है उसको एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, कंजम्पशन को कम करते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगेन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ममालिक हैं जो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात में उनको रिस्ट्रक्चर करके बहुत आगे तक गए, ठीक है, और अभी तक ग्रो कर रहे हैं। तो ये टोटली हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं, नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे ममालिक ने ये काम पहले किया हुआ है। और जो हमारे सियासी मामलात हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये अगर ऐसे ही चलती रहे तो इवन देखिए सियासी मामलात भी जो है ना, किसी मुल्क के सियासी मामलात सही नहीं होते। कोई भी मुल्क उठा के देखेंगे ना, वहाँ पे सियासी कुछ ना कुछ खींचातानी चलती रहती है। मगर हमारी मईशत तो जुड़ी हुई है ना हमारे भाई, हम तो एक अलग हर मईशत जुड़ी हुई होती है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, हर मईशत जुड़ी हुई होती है। आप इंडोनेशिया की बात कर लें, ठीक है, इंडोनेशिया में कोई कम करप्शन थी, ठीक है, बेतहाशा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था बहुत सारी चीज़ों का, सब कुछ था। मलेशिया की आप बात कर लें, अभी 1 MDB का मलेशिया में जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ, $10 अरब ही करप्शन, तो वहाँ पे कम है। हम तो करप्शन भी, हमेशा मैं बोलता हूँ, हम तो करप्शन भी बहुत छोटे लेवल ही करते हैं, बड़े लेवल की करप्शन भी नहीं करते हम लोग। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, फिर क्या रीज़न है? आपने ये 2 मुल्कों के नाम ले दिए, सब जगह यही होता है। पॉलिसीज जो है ना, श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद बाय द वे हमारे बराबर आ गया, नहीं आया बराबर। वो है ना, हम लोग जो है अपने आप को हमें एक कमतर दिखाने की एक आदत सी है, ठीक है। अब कहते हैं कि जी बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल, भाई नहीं है। जाके तो देखो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, किस तरह वेज सप्रेशन हो रही है, किस तरह उनके फैक्ट्रीज में बहुत सारा चाइल्ड लेबर है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो वो आप उनसे कहीं बेहतर हो, ठीक है। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा GDP ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, मगर वहां पे आप देखो आप वहां पे लोड शेडिंग आपको हमारे से भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। पॉइंट बीइंग देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितने लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, यही सोच रहे होगे कि जी हमसे बुरा ज्यादा कोई है नहीं, एक डिफीटेस्ट एटीट्यूड होता है ना, वो आपको नजर आता है। पॉलिसी को पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से आपने स्प्लिट करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट होती रहे, इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्ट होती रहे। ठीक है, ये आपने फ्रेमवर्क बना दिया और ये ऐसी चीज़ है जिसपे सब अग्री करेंगे। ठीक है, बात सारी ये सबको टेबल, और ये सारी चीज़ें होती हैं मफाहमत के साथ ही, फड्डे से नहीं होती। मफाहमत में एवरीवन नीड्स टू अग्री किया, ये 4-5 चीज़ें ये तो हम करते रहेंगे। अगर कोई सही काम भी हो रहा है लोग बोलेंगे नहीं जी ये गलत हो रहा है क्योंकि उसने पिछली मरतबा वाले ने बोला था, तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ पे दुनिया भर में जो भी सियासी वो पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है, मगर वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे सब अग्री करते हैं। उनमें इकोनॉमी इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक मेजर एक वो कंपोनेंट होता है, उस पर सब अग्री करते हैं। ये बताएं कि अभी हम FDI की भी बात कर रहे थे, तो SIFC जब से बनी है तो आपके ख्याल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? कुछ भी नहीं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने बोला ना, जब तक आप लोकली इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपने लोकली कितना इन्वेस्ट किया, जब तक लोकल इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट नहीं करेगा फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? बहुत सीधी सी बात है इसमें। नहीं तो अमर भाई देखें, आपने भी वो एक छोटा प्लांट लगाने की बात की थी कि 1 करोड़ रुपए है, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको 40 डिपार्टमेंट्स घूमना पड़ता है ये वो, मगर जब SIFC बनी थी तो तब तो ये इसको ख़त्म करके वन विंडो के आसपास लाने की कोशिश की थी इससे। फिर भी देखिए वन विंडो के मैंने ना, वन विंडो आप तब भी बना ले, इंसेंटिव स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ ना। मुझे तो अभी 55-45% टैक्स देना पड़ेगा कोई फॉर्मल काम करूँ मैं। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ अभी भी कोई भी सामान लेने जाता हूँ, आधे रिटेलर मुझसे बोलेंगे यार कैश पे लेंगे हम, टैक्स का मुझे वहाँ से एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज तो रहेंगे ना। आप जितनी भी वन विंडो बना के उसको छोटी विंडो कर दो, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो तो रिजॉल्व नहीं हुए ना। तो जब तक वो स्ट्रक्चरल इशू रिजॉल्व नहीं आएंगे, आप जितनी भी 15 बॉडीज बना लो, 15 काम करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैश की मैं हमेशा बात करता हूँ, कैश आप कम करोगे इकोनॉमी से तो इन्वेस्टमेंट होगी, वो फॉर्मल इकोनॉमी में घूमेगा। जब तक आप कैश ख़त्म नहीं करेंगे इकोनॉमी से, आप कुछ भी उखाड़ लो, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो नहीं बढ़ेगा आपका। अमर भाई देखें, SIFC अच्छी नीयत से बनाई गई, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, मगर अगर हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस स्ट्रक्चर में कोई गलती थी? क्योंकि जब बनी थी तो बड़े दावे हुए थे कि $100 अरब आएंगे, ये होगा वो होगा, आपने खुद अभी कहा कि नहीं कोई सरमायाकारी नहीं आई, तो ऐसी क्या गलती थी जो जाहिर सी बात है इम्प्रूव करके जिसे बेहतर किया? स्ट्रक्चर में तो कोई गलती नहीं है। नहीं, आपने एक वन विंडो ऑपरेशन बनाया, दैट इज एक्चुअली गुड कि यार जो इसको अगर इन्वेस्ट करना है वो उस विंडो के थ्रू आ जाए, दैट्स अ गुड वे टू फैसिलिटेट। पॉइंट बीइंग, मगर जो भी एक्सटर्नली अपना पैसा लेकर आएगा वो एक्चुअली हालात तो देखेगा ना कि यार मैं अगर यहाँ पैसे लगाऊंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, मेरा कंपटीशन किसके साथ होगा, मैं कैश पे पेमेंट लूंगा या फॉर्मली काम करूंगा तो क्या हालात होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो एवेल्युएट करेगा ना। आपने विंडो बना दी, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है, मगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है वो तो उसमें तो कोई ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं आई ना। आप अगर ये बोल दें कि जी अभी अगले 5 साल तक, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट मैं 20% कर देता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20% कर देता हूँ, एनी ट्रांजैक्शन अब 5,000 रुपीज़। पहले तो हम बहुत डिमोनेटाइजेशन की बात करते थे, कैश बंद ही कर दो। चलो अब आप ये कह रहे हो कि जी कैश से बंद नहीं करते, ये रोना धोना उस पर मचाते रहते हैं। हमारे जो शुरफा है ना, हमारे यहाँ के बहुत रोते हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग रोते हैं। ठीक है कि जी 5,000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन है कैश की, गरीब आदमी तो 5,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं करता ना पैदल भाई, सही है, वो तो नहीं करेगा। 5,000 से ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शन है आपने वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू करने, ये तो कर सकते हैं ना। ये 2 चीज़ें आप कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दें, 5,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन जो वो करते हैं, और ओनरशिप ऑफ सेकंड प्लॉट या सेकंड हाउस जो भी है, ठीक है, रियल स्टेट आपके प्राइमरी रेजिडेंस उस वक्त सही है, दूसरा जो है ना उसके ऊपर आप एक टैक्स लगाते हैं 5% जितना भी होल्डिंग है, कुछ भी एक लगा दें। Within 3 years योर इन्वेस्टमेंट टू GDP विल शूट, बिकॉज कैपिटल है ना, पैसा जो है ना वो देख रहा होता है किधर जाना है, जब देखा कोई और रास्ता नहीं है वो एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जाएगा। सही, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं, हर जगह के इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपने देना होता है और वो चीज़ हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो तकरीबन कोई 12 से 13% है, ठीक है, और ये हमेशा इसी रेंज में रहा है। ये एक ज़माने में कोई 14-15% हो गया था, बहुत कोई बड़ी बात हो गई थी, और इस वक्त कितना? 13%, 12-13 के आसपास है। साउथ एशिया का, ठीक है, ये तकरीबन है 30% पे। इमर्जिंग मार्केट जो दूसरी हैं वो तकरीबन 28 से 30% चलती है। तो यानी कि अगर आपने ग्रो करना है, ये 13% से आपने 30% पे लेकर आना है। जब तक आप ये इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 30% तक लेकर नहीं आएंगे, मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी। जब डोमेस्टिक, वियतनाम की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि सबसे पहले वहाँ का लोकल कैपिटल मोबिलाइज हुआ था। लोकल जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने जो है
प्रोडक्टिव इंटरप्राइज में, रिस्की इंटरप्राइज में पैसा डालना शुरू कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी। आप ये नहीं कह सकते कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले आएगी फिर डोमेस्टिक आएगा, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनता ना। और इसका रीजन क्या है? क्या मतलब टैक्स, जरूरत से ज्यादा टैक्सेस हैं, क्यों है ये? मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट और जीडीपी क्यों है, मैं अपने थोड़ी टेक्निकल बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट तो जीडीपी का जो लिंक होता है वो होता है आपके सेविंग रेट से। ठीक है, सेविंग रेट क्या चीज़ है कि आप बचत कितनी करते हो। हमारे बचत तो सब करते हैं, करते नहीं करते, मगर हम बचत कैसे करते हैं? बचत हम करते हैं कैश में, सोने में या प्रॉपर्टी में, और उसको अपने पास डंप कर लेते हैं। अपने आप डंप कर लेते हैं। वो पैसा क्या इकोनॉमी में वापस आया? मईशत में वापस नहीं आया ना। लेट्स से कि आपकी तनख्वाह है, किसी की तनख्वाह है, उसकी समझो 50,000 रुपये तनख्वाह है, महीने के वो 5,000 रुपये सेव कर लेता है। ठीक है, 5 और वो साल के 60,000 रुपये हो गए। बहुत छोटी सी माइक्रो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई घराने ऐसे होंगे। ठीक है, 5,000 रुपये सेव कर लेता है। 5,000 का वो क्या करता है कि वो कैश अपने पास रख लेता है, या थोड़ा सा वो डॉलर शॉलर लेके उसका रख लेता है। $10 $20 उसने वो लेके रख ली, इसी टाइप की चीज़ करता है ना वो। साल के एंड में उसके वो हो गए, वो जो 5,000 रुपये थे वो इकॉनमी में सर्कुलेट नहीं हो रहे अब। ठीक है, अगर वो ये करता कि वो जी बैंक में डाल देता, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चला जाता है, ठीक है, या वो किसी स्टॉक मार्केट में कर देता, इक्विटी में कर देता, मुख्तलिफ तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, वो करता। और बहुत सारे घराने वैसे भी करते, तो बहुत सारा बड़ा पूल होता जिसके थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती थी, इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। मगर ये जो एक पूल है वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर है। तो जब वो सिस्टम से बाहर है, सिस्टम के अंदर वो कैपिटल या वो पैसा मौजूद ही नहीं है जिससे आप इन्वेस्ट कर सको, तो जो हम बचत करते हैं वो सिस्टम से बाहर बचत करते हैं। आप किसी से ही पूछ लें, हम दफ्तर में बैठे हैं, हम क्या बाहर जाके पूछ लें कि जी आप बचत किस तरह करते हो, 8 out of 10 पीपल विल टेल यू कि यार हम कैश में करते हैं, सोने में करते हैं, ज़मीन में करते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा बहुत कम लोग जो करते हैं। तो ये जो माइंडसेट है, ये चीज़ चेंज होनी। जब तक बचत का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकोगे। और इसमें सोली जो गलती है वो हुकूमत की है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चले जाओ। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि एक ज़माना था, अभी भी शायद ऐसा ही हो, कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप गुजरते थे, उतरते हो इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर जिन्ना एवेन्यू तक, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक जितने भी बिलबोर्ड आते थे, वो सारे के सारे जो होते थे वो रियल एस्टेट स्कीम्स के होते थे। सही है, आपने बोला कि वही जो बंदा था 5,000 रुपये जिसके थे, साल के एंड में उसके 60,000 रुपये जमा हो गए, 2 साल में 1,20,000 हो गए। उसने बोला कि यार मुझे ₹1,00,000 की फाइल मिल रही है, एक दोस्त कह रहा है स्कीम में ले लो। ज़िंदगी में कोई उसने स्कीम देखी भी नहीं है, हो सकता है पानी के नीचे हो। उसने बोला इससे फाइल ले लो, तो उसने फाइल ले ली। मईशत को कितना फ़ायदा हो गया इससे? ₹2 का भी फ़ायदा नहीं हुआ। कोई नौकरी जनरेट हुई? कोई नौकरी जनरेट नहीं हुई। कोई प्रोडक्शन हो? प्रोडक्शन नहीं। कोई एक्सपोर्ट है? कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। उसने जो है ₹1,00,000 की फाइल 1,20,000 की ली, दूसरे बंदे को उसने 1,40,000 रुपये की फाइल बेच दी, आपस में ये लोग खेल रहे हैं, एक डेली की अभी जो है कुछ प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो जब तक वही पैसा अगर कहीं पे इन्वेस्ट हो जाता, उससे कोई प्रोडक्टिव एंटरप्राइज बन जाती, कुछ नहीं होता, फ्रूट बेच रहे होते, आलू बेच रहे होते, कुछ कर रहे होते, ठीक है, कुछ ग्रो करके बेच रहे होते, कुछ बना के बेच रहे होते, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो उससे नौकरियां भी जनरेट होती, फ़ायदा भी होता, ये सारी बात। मगर अमर भाई देखें, मेरे पास अगर 5,000 की सेविंग है, अभी आपने एग्जांपल दी, तो ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ये हुकूमत का काम है ना। मेरा हुकूमत ही काम है। मेरा काम मैं तो नहीं तो है ना। इंडिविजुअल, देखिए मैं तो अपना पैसा वहां सेव करूंगा, मुझे लगता है कि सोना सेव है। हमेशा मैंने ये बोला है कि कैपिटल जो होता है ना वो उस तरफ जाएगा जहां पे उसको मैक्सिमम रिटर्न और सेफ्टी मिलेगी। सही, हुकूमत का काम है ये वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि वो पैसा जो है वो सिस्टम में आए, और वो पैसा सिस्टम में नहीं आ रहा। जो हुकूमत ये बोले, वो यही बोलेगा कि जी जब कोई आप, तो मैं तो बड़े हमेशा सबसे कोई मिसाल देता हूँ, आप अभी किसी बैंक चले जाएं, किसी बैंक चले जाएं आप, और वहाँ पे जाके आप उनसे बोलें कि जी मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, लोहे के नाखून चबा देगा, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, बोलेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, तुम चोर तो नहीं हो। यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश होगी। सबसे पहले वो ये अज्यूम करते हैं कि आप जो हो वो एक दहशतगर्द हो। पहली अजम्पशन ये है, आपने उनको प्रूफ करना है कि भाई नहीं हूं मैं दहशतगर्द। सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है कि नहीं हूं मैं दहशतगर्द। फिर कहता है अच्छा चलो नहीं हो दहशतगर्द तो सैलरी स्लिप दिखा दो। भाई 80 मिलियन की लेबर फोर्स है इस मुल्क में, मुश्किल से 8 लाख लोग होंगे जिसके सैलरी पास सैलरी स्लिप है 1%। तो आपने बाकी जो 99% है उसको कंप्लीटली डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, इंडिया में थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हर किसी का अकाउंट खुला था, थ्रू 1 प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। यहाँ पे करते परेशान हो जाएंगे। एक फॉर्मर स्टेट बैंक गवर्नर थे, वो उनसे कहीं मुलाकात हुई, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, वो उन्होंने बोला कि जी ये तो ऐसा तो लंदन में भी होता है। मैंने कहा भाईजान आप लंदन में नहीं बैठे हो यार, आप कराची में बैठे हुए हो। मेरा हाल आप कराची से बाहर कसूर तक भी नहीं गए होगे, ठीक है, कसूर छोड़ दो, अब हैदराबाद या जामशोरो भी नहीं गए होगे, अब कहाँ की बातें कर रहे हो। ये ऐसा तो लंदन में भी होता है यार, खुदा का खौफ करो, लंदन में होता है ना, मतलब कैसी बातें। व्हेन
एक इंस्टीट्यूशन का हेड इतना रिमूव्ड होना एक्चुअल मार्केट से, तो जो है ना हालात यही होते हैं। हमारे भाई एक सर्वे आया कि हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ी है, पहले जो है 38.6 थी, अब बढ़कर 39.5 हो गई है। तो आपके ख्याल में, आप इकनॉमिस्ट हैं, मुझे ज़रा समझाएं कि ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये गुर्बत बढ़ती है? इकॉनमी अपनी जगह, बहुत महंगाई, बहुत सीधी सी बात है, महंगाई है। पिछले 5 साल में कीमतें डबल हुई हैं हर चीज़ की, तनख्वाहें डबल नहीं हुई हैं, ये हिसाब है। बहुत सीधी सी बात है कि पिछले 5 साल में आपकी जो इनकम है वो एरोड हुई है, इरोजन हुई है, आपकी परचेसिंग पावर कम हुई है अक्रॉस द बोर्ड। आपकी तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ी हैं, मगर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए गुर्बत हुई है। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली गरीब को हिट करती है, नहीं बढ़ाती भी। इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। सबसे बुरा किस्म का जो टैक्सेशन है ना वो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन तभी होती है जब आप टैक्स सही तरह नहीं करते। अब आप बोलोगे यार हमारे पे इन्फ्लेशन और टैक्स कहाँ से बीच में लिया है? नहीं, इन्फ्लेशन को काफ़ी लोग हमारे पे डिमांड एंड सप्लाई से भी तो जोड़ते हैं। देखें, सीधी सी बात है फैसल भाई, सारी बातों को छोड़ दें, हुकूमत के खसारे की हम बात करते हैं, सही है। खसारा क्यों होता है? क्योंकि आप टैक्स नहीं देते हो। आप कहते हो कि यार मैं टैक्स नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता मुझे टैक्स लेना, खर्चा आप करते रहते हो, फिर क्या होता है? खसारा होता है। अखराजात ज़्यादा हैं आपके, आमदन कम है, खसारा हो गया। अब है मेरे साथ अभी, ठीक है। खसारे को आप किस तरह कवर करते हो? कर्जा लेके कवर करते हो, ठीक है। 1 साल हो गया, दूसरे साल आपका खसारा और बढ़ गया, तीसरे और बढ़ गया। अखराजात आपके जो है ना कम नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है। उस अखराजात से क्या हो रहा है? आप कहते हो कि अखराजात आपके क्या हैं? आप कहते हो कि मैं तनख्वाहें देता रहूँगा लोगों को, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट भी करता रहूँगा, हर साल जब तनख्वाहें करते हो, प्रोजेक्ट देते हो, ठीक है, लोगों का पैसा जेब में ज़्यादा आ रहा है। जब लोगों का पैसा जेब में ज़्यादा आ रहा है वो क्या करते हैं? बाइंग करते हैं। जब बाइंग करते हैं किसी चीज़ की तो वो क्या होता है? उसको बढ़ता है, महंगाई होती है, डिमांड जनरेट होती है। जब डिमांड जनरेट होती है क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है। एक और लेवल आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया कि जी अब आपकी डिमांड बढ़ रही है। आप कहते हो कि यार मैं पहले अगर दिन का 1 कप चाय पीता था, अब मैं 2 कप चाय पीऊँगा। बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। चाय अगर पहले 1 कप के हिसाब से इम्पोर्ट होती थी ना, अब वो 2 कप के हिसाब से इम्पोर्ट होगी। अगर पहले $600 मिलियन की इम्पोर्ट होती थी, अब $1 अरब की इम्पोर्ट होगी। डॉलर चाहिए आपको इसके लिए, डॉलर कहाँ से लेकर आओगे आप? है ही ना। खसारा तो आप रुपए तो प्रिंट करते रहोगे, बोरो करते रहोगे बैंकों से, डॉलर कहाँ से लेकर आओगे? जब डॉलर आपके पास नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? वो चीज़ महंगी हो जाएगी और डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपए की कदर में कमी आ गई। इस तरह क्या हुआ कि आपने और इन्फ्लेशन आ गए, क्योंकि रुपए की कदर में कमी आई। जो चाय आपको पहले उसकी मिल रही थी 30 रुपये की, 40 रुपये की, वो आपको 50 रुपये की अब मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है ना डायरेक्ट इन्फ्लेशन से टैक्स करने किस तरह है कि जब तक खसारा आपका चलता रहेगा, इन्फ्लेशन खसारे से ही बढ़ेगी। आप डिमांड सप्लाई कुछ भी कर लो, एंड में यही है कि टू मच मनी सीकिंग टू लिटिल गुड्स। बहुत सारा पैसा है, बहुत कम गुड्स हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि जी सप्लाई साइड भी एक चीज़ होती है कि जी इंटरनेशनल शॉक था। मैं सिंपली मिसाल देता हूँ, 98 ऑनवर्ड्स, 1998 बहुत लंबा डेटा सेट मिल लिया 25 साल का। 25 साल में आप अगर वीट की प्राइस, मुख्तलिफ शॉक्स भी आए होंगे, नीचे भी हुई, वीट की प्राइस हो, सब कुछ हुआ। आटे की जो गंदम की जो प्राइस है, दैट एग्जैक्टली ट्रैक्स पीकेआर डेप्रिसिएशन। रुपए आप गंदम में सेल्फ सफिशिएंट हो ना, उसके बावजूद रुपए की जो डेप्रिसिएशन है उसी हिसाब से उसकी कीमत चेंज हुई है। नहीं होनी चाहिए ना। आप कहते हो कि यार गंदम तो मैं खुद उगाता, कैसे हो रही है? क्योंकि भाई आप सरप्लस उगाते हो, स्मगल हो जाती है, ठीक है। जब स्मगल नहीं होती तो वो सस्ती पड़ जाती। अभी मसला हमारे साथ यही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक ये इन्फ्लेशन का लोग, ये बड़ा एक आसान तरीका होता है बोलना कि जी कॉस्ट है, बाहर से प्रेशर आ गया, हम क्या करें। 2 साल पहले हमेशा मैं मिसाल देता हूँ कि जी पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में पोस्ट कोविड एक ज़माना था, हुकूमत ने बोला कि जी बादशाह लोगों ने 70 रुपये पर लीटर सब्सिडी दे दी थी। पिछली पता नहीं कितनी हुकूमतें गुजर गई उस ज़माने में, 70 रुपये की सब्सिडी दे दी थी। वो सब्सिडी कहाँ से आई? आपने और मैंने ही पे की। मैंने और आपने पे करी ना। अगर उसी वक्त आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते, ठीक है। मुझे याद है उस वक्त मैं लाहौर इस्लामाबाद के मोटरवे पे था, ठीक है। और लाहौर जब मैं एंटर हो रहा था, बेताशा रश लगा हुआ था गाड़ियों का वहाँ पे। अगर वही 70 रुपये कीमत बढ़ी भी होती ना पेट्रोल की, उतना रश लगा हुआ नहीं होता। हुकूमत ने खुद सब्सिडाइज किया कि यार जाओ अय्याशी करो। जब अय्याशी करनी है तो फिर उसका हाल यही होता है, समवन हैज़ टू पे फॉर द अय्याशी। और साफ सी बात है, गाड़ी वाला ही ज़्यादा कंज्यूम करता है पेट्रोल।
इन्फ्लेशन जो है, जो बेचारा सबसे वल्नरेबल हाउस होल्ड है वो पे करता है। तो मेरी अय्याशी जो है वो एक गरीब हाउस होल्ड सब्सिडाइज करता है। अच्छा हमारे भाई, इन्फ्लेशन के नंबर्स तो नीचे आए हैं, ठीक है, तो कहते तो यही है कि जब इन्फ्लेशन कम होती है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़ाहिर सी बात है नीचे आते हैं। तो एज अ इकनॉमिस्ट आप मुझे बताएं, क्या ये ज़रूरी है कि जब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो डेफिनेटली जो है इंटरेस्ट रेट भी कम होता है? देखिए फैसल भाई, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट होता क्या है सबसे पहले ये हम फंडामेंटल अंडरस्टैंड कर लेना। शरह सूद है क्या? शरह सूद वो जो है ना एक कीमत है, ठीक है, इट्स प्राइस एट विच बोरोअर एंड लेंडर, यानी कि उधार देने वाला और उधार लेने वाला वो जिस पे अग्री करते हैं वो एक इंटरेस्ट रेट है। इस मुल्क में सबसे बड़ा कौन है उधार लेने वाला? हुकूमत पाकिस्तान, ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान की जब उधार लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी हमसे पैसा ले लो, ठीक है। जब होता हुकूमत तो एक कीमत सेट होती है उसकी। जब हुकूमत पाकिस्तान की उधार की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी अब हम कम इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ चलती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह नीचे आ जाते हैं। अगर आप खसारे चलाते रहोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब खसारा कम होगा आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि जी डिमांड का इशू है, सप्लाई का इशू है, इस टाइप की जो है वो बातें करते रहते हैं। भाई सीधी सी बात ये है कि जब आप अगर एक कीमत देख लो वीट की, मैं हमेशा कहता हूँ 98 ऑनवर्ड्स एक डेटा सेट मैंने खुद बनाया, 98 से लेके आज तक 2024 तक वीट की या गंदम की जो कीमत में जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली मैच करती है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है विद PKR डिप्रिसिएशन। यानी कि रुपए कदर में जब कमी आती है गंदम महंगी हो जाती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना फैसल भाई, जब आप गंदम सारी खुद ही उगाते हो, इंपोर्ट भी नहीं करते हो, फिर क्यों महंगी हो रही है? मगर रुपया डिवैल्यू, वो रुपया डिवैल्यू हो रहा है ना। रुपया क्यों डिवैल्यू हो रहा है? रुपया इसलिए डिवैल्यू हो रहा है क्योंकि बहुत सारा रुपया है। जब किसी चीज़ सप्लाई बढ़ती है मार्केट में क्या होता है? रुपया डिवैल्यू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेकार चीज़ है ये तो। हमारी इकॉनमी बिल्कुल डिफरेंट हो। भाई क्यों डिफरेंट है? कौन सा आसमान से थोड़ी हो, मार्स से थोड़ी आए हो, दुनिया में रहते हो, वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सीधी सी बात है, अभी 21% पे है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी इंटरेस्ट रेट कम करके मैं 10% कर देते हैं। कोई आया हीरो वो कहता है कि जी 10% होना चाहिए, ठीक है, चलो आप 10% कर दो रेट। फिर क्या होगा? मैं और आप जाएंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि यार 10% है, ऐसा करते हैं हम जो है लेटेस्ट गाड़ी निकलवा लेते हैं। सही है ना, ऑटो लोन मिल जाएगा, 10-11% बोलूँगा गाड़ी निकलवा लेते हैं। गाड़ी कैसे निकलवाएंगे हम? गाड़ी क्या इम्पोर्ट होती है? तकरीबन 60 से 70% गाड़ी इम्पोर्ट होती है। मैं कहता हूँ कि यार मैं लेटेस्ट गाड़ी निकलवा लूँगा, इम्पोर्ट करूँगा। मैं इम्पोर्ट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? डॉलर चाहिए होगा। डॉलर में जब लेने जाऊँगा फिर क्या होगा? डॉलर के रेट बढ़ेंगे, डॉलर के रेट बढ़ेंगे, रुपया डिवैल्यू होगा। ये हिसाब। इंटरेस्ट रेट आप नीचे कर दो, वो उसकी जो एडजस्टमेंट है ना वो रुपए की डिवैल्यूएशन से कवर हो जाएगी। मगर हमारे भी एक एंगल ये भी तो बनता है ना कि जब आप इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो जो होल्डिंग्स बैंक में पड़ी हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो निकल के बाहर आएगा, इंडस्ट्री में लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा और उससे फ़ायदा भी तो होगा इकॉनमी को। फैसल भाई उसमें तो बात सारी है, बिल्कुल फ़ायदा होगा, ठीक है, मगर वो उस वक्त लगेगा ना जब वो रिस्क एडजस्ट होगा। अच्छा, अभी तो हमने, अभी तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, अभी तो रिस्क बहुत ज़्यादा है ना। जब हुकूमत इतना ज़्यादा बोरो कर रही है, किसी भी इकोनॉमी में जो रिस्क सबसे रिस्क फ्री काम होता है वो हुकूमत होती है, ठीक है। तो हुकूमत कह रही है कि मैं 21% लेने को तैयार हूँ, तो आप 15% पे किसी को क्यों दोगे पैसे? ऐसा ही है ना, आप मुझे बोलते कि यार आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको 15% साल का दूंगा ना। भाई मैं आपको क्यों दूँ जब हुकूमत पाकिस्तान मुझे 21% पे ले रही है? बात सारी है, हुकूमत पाकिस्तान बोरो करना बंद कर दे, सारे मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। बोरिंग अपनी कम कर दे, सारे मसाइल ऑटोमेटिकली जो है ना मार्केट एडजस्ट हो जाएगी। हमारे भाई हमारा इंटरनल डेट जो है बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तकरीबन 42,000 अरब रुपए तकरीबन हो चुका है, इससे भी ज़्यादा की बात हो रही है अब तो। ये बताएं कि ये मसला कैसे हल होगा? हमारे एक इकनॉमिस्ट हैं शब्बर जैदी साहब, वो तो कह चुके हैं कि पाकिस्तान इंटरनल डेट के मामले में डिफ़ॉल्ट कर चुका है, मेरी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था। तो आपको क्या लग रहा है, वाकई ऐसा है? डिफ़ॉल्ट पर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं यूज़ नहीं कर सकता। शब्बर भाई सीनियर है, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे बातचीत चलती रहती है। मगर देखें बात सारी ये है कि डेट को किस तरह मैनेज करना चाहिए। आप जीडीपी ग्रो करो, इकॉनमी जब ग्रो करना शुरू हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। डेट टू जीडीपी कहते हैं टोटल डेट और आपके टोटल जीडीपी इकॉनमी के साइज़ के। जब जीडीपी ग्रो होगी ना, डिनोमिनेटर में होगा जो न्यूमिनेटर में वो नीचे होगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। डेट को मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ उसको इस तरह नहीं सोचो कि जी सॉवरन डेट जो होता है ना वो हमारा हाउस बिल्डिंग का लोन नहीं है कि वो हो ये तो वापस करना है, मकरूज है, वो एक चलता रहेगा। वो आपने कोशिश सिंपली ये करनी है कि आपने इकॉनमी को तेज़ी से ग्रो करना है, वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप डेट है ना, आप डेट किस चीज़ के ले रहे हो? आप डेट लेते हो फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, आप प्रोडक्टिव यूज़ के लिए ले रहे हो या नॉन प्रोडक्टिव यूज़ के लिए ले रहे
हुकूमत डेट लेती है, वो ये कहती है कि जी मैं कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दूंगी, ठीक है, कि लेट्स से कि हम रेलवे लगाए थे, वो एक अलग मसला है उसका गवर्नेंस वाला का। फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उससे एक रेलवे लाइन बिछा दो जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जिससे फैक्ट्रियाँ लगें, जिससे इंडस्ट्री लगे, उससे क्या होगा, इकॉनमी का पहिया चलेगा, ठीक है। या उस डेट से आप लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता कर दो, फ़ायदा आप बताएं किससे होगा। ठीक है, वो पिछले 3 साल से पहले हमेशा उस मिसाल पे आता हूँ, हमने 70 रुपये की सब्सिडी पर लीटर पेट्रोल पे दे दी, तकरीबन के 500-600 अरब रुपए का जो है वो हमने एक सब्सिडी उस वक्त पेट्रोल पे दी। 600 अरब रुपए में आप पूरा एक पब्लिक बस ट्रांजिट का सिस्टम लगा सकते थे। कराची ग्रीन लाइन जो है तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। कराची ग्रीन लाइन जैसे मैसिव को पूरे मुल्क में 20 प्रोजेक्ट लगा सकते थे, जो कि अगले पता नहीं कितने सालों तक चलते रहते, लोगों को नौकरियां देते रहते, लोगों को सहूलत मिलती रहती। वो बेहतर यूज है डेट का, उससे इकोनॉमी ग्रोथ थी, या ये बेहतर यूज है कि जी आपने 70 रुपये सब्सिडी दे दी, वो हमने धुएं में फूंक दिया, 3-4 महीने में खत्म। तो डेट की भी जो है ना क्वालिटी है कि आपने उससे किया क्या, आपने उससे कंज्यूम करा या आपने उससे इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट करा तो उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको फिर जीडीपी ग्रोथ में नजर आएंगे। कंज्यूम कर लिया, वो उसी बार आपने कंज्यूम करके हजम कर लिया। कोई उम्मीद रखी जा सकती है इस बजट से? कोई उम्मीद नहीं रखें बजट से, तो मेरे ख्याल से कभी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। बजट में कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता, सबको नुकसान ही होता है। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा कैपेसिटी, पावर सेक्टर का कैपेसिटी चार्जेस का मामला है, ये कैसे हल होगा? ज़ाहिर सी बात है कि बिजली जो है इतनी महंगी हो गई है कि अब लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है, बिजली की जो कंज्यूमिंग ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। तो जब बिजली हम कंज्यूम नहीं करेंगे, कैपेसिटी चार्जेस तो बढ़ रहे हैं ना, पेमेंट हमें करनी है, तो ये कैसे हल कैसे होगा मसला? हम बंद गली में जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। हमें डिमांड को इंसेंटिवाइज करना है, रेट काट के इंडस्ट्रियल डिमांड को वापस लेकर आना है, ठीक है, ताकि कंजम्पशन उसकी स्टार्ट हो। जब कंजम्पशन स्टार्ट होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली कैपेसिटी पेमेंट नीचे आएगी, ठीक है। तो हमें डिमांड किसी भी तरह बढ़ानी है, चाहे वो रेट काट के बढ़ाएं, रात की शिफ्ट लगाएं, कुछ भी करें, डिमांड नीड्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू कम बैक इनटू द सिस्टम। अभी वो डिमांड ख़त्म हो गई है, वो किस तरह लेकर आनी है, वो मुख्तलिफ तरीके हैं कि जी आप जो भी लेट्स से आपने पिछले साल जितनी कंजम्पशन करी थी उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको एक बहुत डिस्काउंट पे लगा दें ताकि आपकी रेटिंग हो जाए। आप ये बोलोगे जी रात 12 बजे के बाद, रात 1 बजे का जब लोड कम हो जाता है, मैं जो है वो बहुत सस्ती बिजली करके दूँ ताकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल की जो है ना हैवी डिमांड होती है वो ज़्यादा, डोमेस्टिक की डिमांड इतनी आपकी क्रिएट नहीं हो सकती, इंडस्ट्री की ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है। उसी के थ्रू जो है आप कैपेसिटी चार्जेस को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हो। चलें, होप्स हो कि ये सारे मसले हल हों। चलें अमर भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात। थैंक यू।